जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। सो बहुत डिमांड आ रही थी कमेंट सेक्शन में, सर इंडियन इकोनॉमी का एक एमसीक्यू बेस्ड सेशन लो जिसमें इंडियन इकोनॉमी कवर करवाओ। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिसेंट एग्जाम्स में पूछे गए, चाहे वो एसएससी होगा, बैंक हो गया और जेकेएसएसबी वगैरह हो गया, तो इकोनॉमी के जो क्वेश्चन पूछे गए वो मैंने आपके लिए लाए। इसकी हेल्प से हम इकोनॉमी को रिवाइज करेंगे अच्छे से। देखो इकोनॉमी एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, यहाँ पे समझना होता है, रट्टा कुछ लगाना नहीं है। सेकंड थिंग इज दैट ये लेक्चर देखने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि कहीं और से पढ़ना चाहिए तो इंडियन इकोनॉमी वाली प्लेलिस्ट देख लेना, इकोनॉमी का क्वेश्चन और कहीं से नहीं आने वाला। सो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीए इज। तो इकोनॉमी में एक टर्म होती है एनपीए, ठीक है, ये बहुत न्यूज़ में चलती है। एनपीए का मतलब क्या है हमें बताना है। नॉन पैकेज एक्शन, नॉन परफॉर्मिंग एक्शंस या नॉन परफॉर्मिंग एसेट या नॉन पब्लिक एसेट, ठीक है। तो एनपीए बेसिकली बैंक्स की टर्म है, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इस वर्ड का फुल फॉर्म है, ठीक है। अब ये होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक बैंक है, देखो बैंक डिक्लेयर करता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैंक है। बैंक का काम क्या है, बैंक लोगों को लोन देता है या कंपनी या किसी भी चीज़ को लोन देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कंपनी थी हमारी, इस कंपनी को बैंक ने क्या किया, लोन दे दिया, ठीक है। इस बैंक कंपनी को बैंक ने 50 करोड़ का लोन दे दिया, ठीक है। अब ये कंपनी क्या करेगी, कंपनी इसको इंटरेस्ट पे करेगी ना, इस लोन के लिए इंटरेस्ट पे करेगी और बाद में प्रिंसिपल अमाउंट वापस दे देगी। यही होता है, ठीक है, जब हम लोन लेते हैं तो यही तरीके से चलता है। अब फॉर एग्जांपल ये बैंक ने इस कंपनी को लोन दिया, बट 3 महीने से कंपनी देख रही है, मतलब 90 डेज से कंपनी देख रही है कि ये जो बैंक देख रहा है, सॉरी, ये कंपनी उसको कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर रही है लोन की, ना प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर रही है। तो बैंक क्या करेगा, बैंक इसको एनपीए डिक्लेयर कर देगा। क्या डिक्लेयर कर देगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब जो हमारा एसेट है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब हमें वहाँ से पैसा नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। और ये मतलब ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में वो पैसा ही ना दे कंपनी, फिर उसके बाद जो बाकी एजेंसीज होती हैं वो कंपनी से पैसा लेने की जो तरीके हैं, लीगल प्रोसेस से काम करना शुरू हो जाते हैं। तो एनपीए आपको समझ आ गया होगा, एनपीए होता है कि जो लोन या एडवांसेस किसी बैंक ने किसी कंपनी या किसी पर्सन को दिए हैं, बट 90 डेज तक हो गए देखते हुए कि उसका कोई भी प्रिंसिपल या इंटरेस्ट वापस नहीं आ रहा है, तो उसके बाद उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इसके लिए कैसे, कितना टाइम, ये सब चीज़ें कौन डिसाइड करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट की गाइडलाइंस क्या होगी, उसके प्रोविजंस क्या होंगे, वो सारे कौन डिसाइड करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब सेकंड थिंग है, पहली बात तो बच्चों को समझ ही नहीं आता है इंडियन इकोनॉमी में पढ़ना क्या। देखो इंडियन इकोनॉमी में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी होती है, मैक्रो वाली, ठीक है, प्लस एक चीज पढ़नी होती है माइक्रो इकोनॉमी, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई इंडियन इकोनॉमी के अंडर कंटेक्स्ट में एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई हम पहले देखेंगे, उसके बाद जैसे अब जीडीपी वगैरह जो सब चीज़ें आपने पढ़नी है वो भी मैं साथ साथ कवर करवाऊंगा इस लेक्चर में। क्वेश्चन कहता है, अगर प्राइस इलास्टिसिटी 1 हो जाती है, अगर प्राइस इलास्टिसिटी 1 हो जाती है तो क्या होता है, डिमांड इलास्टिक है, डिमांड यूनिटरी इलास्टिक है, डिमांड इन इलास्टिक है, डिमांड रिलेटिविस्टिक इलास्टिक है, ठीक है। देखो जब भी आ गया ना प्राइस इलास्टिसिटी 1 के बराबर है, 1 का मतलब होता है यूनिटरी, तो इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट था, डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक। बट आपको कुछ समझ नहीं आया, ये इतनी सिंपल चीज़ है, बट अगर आप रटोगे तो फिर नहीं होगा काम। मैंने इसलिए बोला इकोनॉमी को रटना नहीं। अब आपको किस तरह से इन चीज़ों को समझना मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहली बात आपको ये मतलब है, प्राइस के चेंज होने से डिमांड में क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। अगर मैं किसी चीज का प्राइस चेंज कर देता हूं, उसकी वजह से डिमांड में कितना इफेक्ट पड़ता है, उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस का डिमांड से कैसे फर्क पड़ेगा, भाई एक फोन मेरे पास पहले जब मैं ले रहा था 15,000 का था, उसका रेट बढ़ के एक दिन 25,000 हो जाता है, तो क्या आप उसको लोगे, नहीं लोगे, क्योंकि उसकी डिमांड जो है उसकी डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि उसका प्राइस बढ़ेगा। तो जब भी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होती है, ये आपने जनरली ये चीज़ आपने समझी हुई है कि जब भी प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है। अब कितना इफेक्ट पड़ा उस प्राइस के बढ़ने से, कई बार क्या होता है किसी चीज़ के प्राइस बढ़ने से इतना ज़्यादा इफेक्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्पल के फ़ोन है, उनका अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक ब्रांड है, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि प्राइस के बढ़ने या कम होने से कितना इफेक्ट पड़ रहा है डिमांड के ऊपर, उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ज़्यादा इफेक्ट भी पड़ सकता है, कम इफेक्ट भी पड़ सकता है, नहीं भी पड़ सकता, उसके बेसिस में हमने इसको डिवाइड करा हुआ है। एक हम बोलते हैं इलास्टिक, एक बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक, इन इलास्टिक, रिलेटिविस्टिक इलास्टिक। तो ये सारे हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हम समझते हैं कि यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यही वाला जो आपका 1 वाला था, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में ये होता है कि जितना चेंज हो रहा है प्राइस में उतना ही चेंज हो रहा है किसमें, डिमांड में, ठीक है। ये ऐसे ग्राफ बनता है, क्वालिटी डिमांड, द क्वांटिटी डिमांड। जब भी ऐसे डिमांड और प्राइस का ग्राफ बनाना है इस तरह से बनाना, मतलब
जितना प्राइस चेंज हो रहा है उतनी ही डिमांड चेंज हो रही है, ठीक है। तो प्राइस और डिमांड आपस में प्रोपोर्शनल हैं, तो इस केस में जो हमारी वैल्यू आती है प्राइस इलास्टिसिटी की वो 1 होती है। कितनी होती है? 1 वैल्यू। ये वो केस होता है जिस केस में जितना प्राइस, फॉर एग्जाम्पल प्राइस मेरा 50% बढ़ा तो डिमांड भी मेरी 50% बढ़ेगी। तो जब जितना प्राइस चेंज हो रहा है उतनी डिमांड चेंज हो रही है, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं? यूनिटरी इलास्टिक केस, ठीक है। ई की वैल्यू यहाँ पर 1 होती है और इसका ग्राफ जो है वो पूछ लेता है कई बार, तो इसका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की फॉर्म में होता है, ठीक है। ये मैथ के कंटेक्स्ट में जस्ट इतना याद कर लो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की फॉर्म में होता है, इस तरह से इसका ग्राफ होता है, इतना याद कर लोगे तो भी काम बन जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा यूनिटरी इलास्टिक। अब यूनिटरी इलास्टिक के बाद सेकंड केस हमारा होता है रिलेटिवली इलास्टिक। क्या बोलते हैं? रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है। मतलब रिलेटिवली इलास्टिक में क्या होता है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में ज़्यादा चेंज आ जाता है। मतलब देखो क्वांटिटी डिमांड जो है ना वो ज़्यादा चेंज हो जाती है रिलेटिवली चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस आपने का 20% बढ़ा बट डिमांड किसी चीज़ की 30% बढ़ गई, तो मतलब डिमांड ज़्यादा बढ़ी ना प्राइस के कंटेक्स्ट में। इसका मतलब इस केस में प्राइस इलास्टिसिटी, सॉरी फिजिक्स से याद आ रही है, प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। देखो ना यूनिटरी वाले में 1 थी, या कॉमन सेंस लगाओ, यूनिटरी वाली में 1 थी, मतलब जितना आप प्राइस चेंज करते, मतलब प्राइस में वहाँ पर 20% चेंज कर रहा था तो डिमांड भी 20% चेंज हुई थी। और मैंने आपको बताया ये था कौन सा? यूनिटरी इलास्टिक वाला। मैंने आपको बताया रिलेटिव इलास्टिसिटी में क्या होता है? रिलेटिव इलास्टिसिटी में प्राइस कम चेंज होता है और डिमांड ज़्यादा चेंज हो जाता है। अगर प्राइस 20% चेंज हो रहा है मे बी इलास्टिसिटी जो है वो 1 से ज़्यादा होती है, 1 से ग्रेटर होती है, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। थर्ड केस इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब वो होता है कि अगर आप प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज करो तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक वाला केस, ठीक है। कौन सा? परफेक्ट, मतलब आपने प्राइस में, फॉर एग्जांपल ये आपका क्वांटिटी डिमांड और ये आपका प्राइस का ग्राफ था ना, आपने प्राइस में बिल्कुल छोटा सा चेंज किया बट डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो ऐसा केस जो होता है उस केस को हम क्या बोलते हैं? उस केस को हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड केस, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया जिस केस में प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ रही थी। एक केस में देखा जितना प्राइस बढ़ोगे उतनी डिमांड बढ़ेगी, तो उसको बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक। अगर प्राइस थोड़ा बढ़ेगा और डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी उसको बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक, जिसकी ई की वैल्यू मतलब इलास्टिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। फिर हमने एक पढ़ा परफेक्टली इलास्टिक, मतलब थोड़ा सा भी चेंज आ जाएगा प्राइस में तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो होता है परफेक्टली इलास्टिक। अब इसका उल्टा चलो, ठीक है। उल्टा सबसे पहले एक होता है परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक वो वाला केस हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपने प्राइस को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया बट डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ये देखो ना, ये आ गया डिमांड, ये आ गया आपका प्राइस। तो देखो यहाँ पर आप प्राइस को चेंज करते जा रहे हो बट डिमांड तो एक ही रह रही है, डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप प्राइस जितना मर्जी चेंज कर लो डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे केस को क्या बोलते हैं हम? परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या बोलते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक, जिसमें आप प्राइस बहुत ज़्यादा चेंज करें बट डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और इसका एक होता है रिलेटिवली इन इलास्टिक। इस रिलेटिवली इन इलास्टिक में वो होता है कि डिमांड में कम फर्क पड़ता है एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस। मतलब डिमांड में कम फर्क पड़ रहा है प्राइस के कंपेयर पर। अगर प्राइस 30% में मान लेता हूँ बढ़ा देता हूँ बट डिमांड 20% ही बेसिकली कम हो रही है, तो देखो यहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर इम्पैक्ट कम पड़ रहा है, डिमांड में कम इम्पैक्ट पड़ रहा है एज कंपेयर टू प्राइस। तो मतलब यहाँ पर प्राइस की वजह से डिमांड में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, उसको हम बोलते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक, ठीक है। सर आपने इतना बताया, हमें कुछ समझ नहीं आया, एक सेकेंड रुको, सब समझ आ जाए। देखो ध्यान से सुनो, इलास्टिक का मतलब होता है, वर्ड को समझो, इलास्टिक का मतलब होता है एक के चेंज होने से दूसरे में भी चेंज आए, ठीक है, अच्छा चेंज। यूनिटरी इलास्टिक की जब बात होगी मतलब जितना प्राइस चेंज हो रहा है, अगर प्राइस 50% चेंज हो है तो डिमांड भी 50% चेंज होगी। ये तो समझ आता है ना, मतलब 50% अगर प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड 50% कम हो जाएगी, उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। रिलेटिव इलास्टिक में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल आपका प्राइस 50% बढ़ गया बट आपकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, डिमांड 60% जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, सॉरी, मतलब डिमांड क्या हो जाएगी? 60%। मतलब देखो नंबर देखो, यहाँ पर प्राइस 50% चेंज हो रहा है, डिमांड 60% चेंज हो रही है, डिमांड ज़्यादा चेंज हो रही है, उसको बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक। और परफेक्टली इलास्टिक में क्या हो जाएगा? प्राइस में अगर ना केवल 1% चेंज करे हो तो डिमांड में 100% चेंज हो रहा है, इसको बोलेंगे हम परफेक्टली इलास्टिक। इसी का उल्टा होता है इन इलास्टिक। इन इलास्टिक जिसमें ज़्यादा चेंज नहीं होता। तो सबसे पहला आ गया हमारा रिलेटिव इन इलास्टिक। रिलेटिव इन इलास्टिक में क्या होता है? प्राइस अगर आपका सपोज पर 50% चेंज हो रहा है बट डिमांड में जस्ट 30% चेंज हो रहा है, तो इसको बोलेंगे रिलेटिव इन इलास्टिक। और एक हो गया परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब आप प्राइस को 100% चेंज कर लो बट डिमांड में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है, डिमांड 0.5% से ही जस्ट चेंज हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिवली इन इलास्टिक। आई होप आज के बाद आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड, तो हमें बताना है इनमें से कंप्लीमेंट्री गुड कौन से हैं, ठीक है। डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ टूथपेस्ट, जैसे पेप्सोडेंट हो गया, कॉलगेट हो गया, पतंजलि वाली होगी, ठीक है। कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, टी एंड कॉफ़ी, इंक पेन एंड बॉल पेन, ठीक है, इंक पेन एंड बॉल पेन। देखो इनमें बताना है कंप्लीमेंट्री गुड। अब दो तरह के गुड्स होते हैं, एक होता है कंप्लीमेंट्री गुड, एक होता है सप्लीमेंट, एक दूसरे के सप्लीमेंट, सब्सटीट्यूट, सॉरी कंप्लीमेंट्री के बाद दूसरे कौन से होते हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स, ठीक है। अब समझना ध्यान से करना है, इजी करना है, क्योंकि जैसे सब्सटीट्यूट में आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे टी और कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी क्या है इसमें, देखो फॉर एग्जांपल आपकी टी है, ये एक दूसरे के सब्सटीट्यूट है। अगर मान लेता हूँ टी का प्राइस बढ़ जाता है, टी का प्राइस बढ़ जाता है, चाय महंगी हो जाती है, तो भाई चाय का सब्सटीट्यूट क्या है आपके पास, कॉफ़ी, आप कॉफ़ी पी लोगे तो कॉफ़ी का डिमांड जो होगा वो बढ़ जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, प्राइस टी का बढ़ रहा है, जिस चीज़ का प्राइस बढ़ता है अभी आपको ऊपर पढ़ाया उस चीज़ की डिमांड कम हो जाती है, जिस चीज़ का प्राइस बढ़ेगा उसकी डिमांड कम हो जाएगी और उसके सब्सटीट्यूट की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। आप चाय नहीं पी रहे हो क्योंकि चाय महंगी होगी, भाई आप कॉफ़ी पी लो, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, ये होता है सब्सटीट्यूट। कंप्लीमेंट्री पता क्या होता है, एक दूसरे के बिना जो जी नहीं सकते, इकट्ठे रहेंगे हमेशा। फॉर एग्जांपल शू और लेजिस, भाई अगर शूज़ का डिमांड बढ़ेगी तो लेजीज की भी बढ़ेगी, शूज़ की डिमांड कम होगी लेजीज की, वो होते हैं कंप्लीमेंट्री। सब्सटीट्यूट होते हैं उल्टे, अगर एक की डिमांड बढ़ रही है तो दूसरे की कम हो जाएगी। आई होप आपको समझ है। अब इसमें हमने कंप्लीमेंट्री बताना, डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ टूथपेस्ट तो एक दूसरे के सब्सटीट्यूट है ना भाई। अगर पेप्सोडेंट का प्राइस बढ़ जाएगा तो आप कोलगेट ले लोगे तो डिमांड कोलगेट की बढ़ जाएगी, तो ये तो सब्सटीट्यूट वाला केस। कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर, ये कंप्लीमेंट्री। देखो अगर आपके पास कंप्यूटर हैं और कंप्यूटर के डिमांड बढ़ रही है तो भाई उनके साथ जो उनके बीच में सॉफ्टवेयर लग रहे हैं उनकी भी तो डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के थोड़ी काम करेगा। ये चीज़ होती है कंप्लीमेंट्री, ठीक है। आई होप क्लियर टू यू, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन, द राइज ऑफ इनकम इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। अगर किसी डेवलपिंग कंट्री में आपकी इनकम बढ़ जाती है, वुड लेट द डिमांड कर्व टू शिफ्ट, तो डिमांड कर्व कहाँ पर शिफ्ट होगी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है कि अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो डिमांड कहाँ पर शिफ्ट होगी, ध्यान से सुनो, ध्यान, बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो ये ग्राफ मैंने आपको पहले ही बताया, ग्राफ यही होता है डिमांड कर्व का, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, या प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। मान लो मैं किसी नॉर्मल गुड की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल गुड फॉर एग्जाम्पल मैं मोबाइल फ़ोन की बात करता हूँ, ठीक है, मैं OnePlus के फ़ोन की बात करता हूँ, ये नॉर्मल गुड है, OnePlus का फ़ोन एक नॉर्मल। अब देखो कह रहा है कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो डिमांड, देखो डिमांड कर्व इस तरह से बनती है, देखो प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम, और जैसे जैसे प्राइस कम होता जाएगा तो डिमांड बढ़ती है। देखो डिमांड ऐसे है ना, प्राइस ऐसे है, तो यहाँ पर प्राइस ज़्यादा था तो देखो इसके करस्पॉन्डिंग डिमांड कम थी, जैसे जैसे प्राइस कम होता जाएगा डिमांड बढ़ती जाएगी। इस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं प्राइस और डिमांड के बीच में, इसको डिमांड कर्व कहते हैं। अब कह रहा है कि अगर किसी पर्सन की इनकम बढ़ जाती है, अगर किसी पर्सन की इनकम बढ़ जाएगी, अगर तुम्हारे पास पहले 50,000 इनकम थी, अब तुम्हारी इनकम 70,000 हो गई है, तो भाई तुम तो मार्केट में ज़्यादा डिमांड क्रिएट करोगे ना, तुम ज़्यादा चीज़ें खरीदोगे क्योंकि तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा आ गया। उस केस में जो हमारी ये कर्व है ना, ये राइट साइड शिफ्ट करती है। कौन सी साइड शिफ्ट करती है, राइट साइड। तो इस ऑप्शन ए तक रहे, देखो ना राइट साइड, देखो मैं शिफ्ट करके बताऊँ, राइट साइड शिफ्ट होगी तो देखो आप डिमांड बढ़ गई ना, इससे ये डिमांड ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब है कि जब भी इनकम बढ़ती है तो आपकी जो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जब भी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कर्व कौन सी तरफ शिफ्ट करेगी, तो राइट तरफ। बट ऐसा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ये होता है नॉर्मल गुड के केस में। नॉर्मल गुड मतलब नॉर्मल गुड जैसे हम यूज़ करते हैं या कोई भी अपने घर का गुड है, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लॉथिंग, ये सारे नॉर्मल गुड्स में आते हैं। बट ये इसका उल्टा होता है कौन से गुड्स में, इन्फीरियर गुड्स में। कौन से गुड्स में, इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है, देखो ये प्राइस, ये आ गया आपका क्वांटिटी डिमांड, ये आपकी डिमांड कर्व है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी इनकम बढ़ रही है, इन्फीरियर गुड होता है जो कम क्वालिटी वाला, जैसे फॉर एग्जांपल राशन वाले चावल। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप राशन वाले चावल थोड़ी खाओगे, आप तो बासमती चावल खाओगे, तो राशन वाले चावल की डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, कम। इस केस में वो लेफ्ट तरफ शिफ्ट करती है। कौन सी तरफ शिफ्ट करती है, डिमांड कर्व लेफ्ट तरफ शिफ्ट करती है, ये याद कर लेना। नॉर्मल गुड के केस में जो डिमांड कर्व है वो राइट तरफ शिफ्ट करती है, और जो हमारा दूसरा इन्फीरियर गुड्स होते हैं उनके केस में जो हमारी डिमांड कर्व है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट करती है। ये आपको समझ आ गया, इसमें कुछ इतना समझने वाला नहीं था, जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। दिस इज क्लियर। ये वाला क्वेश्चन जो था इसका हमने समझ लिया, अब हम बाकी देखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मुझे लगा आपको बताना चाहिए तो देख लेते हैं। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पर 4 टर्मिनोलॉजीज हैं, एक है बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक है करेंट अकाउंट,
एक है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर इनकी डेफिनेशंस लिखी आपने बताना मोस्ट अप्रोप्रिएट किसकी कौन सी डेफिनेशन है, करेक्ट डेफिनेशन हमें यहाँ पर इनकी बतानी थी किसकी कौन सी डेफिनेशन होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं। दो कंसेप्ट हैं सीखने वाले, एक तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, दूसरा करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट बताता हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं बिटवीन अ कंट्री रेजिडेंट इन द रेजिडेंट ऑफ द अदर कंट्रीज, मतलब इंडिया जो है वो बाहर वाली जितनी भी कंट्रीज हैं उनके साथ कितनी ट्रांजैक्शन की, मान लेते हैं यूएसए के साथ देखते हैं, तो इंडिया यूएसए के साथ कितनी ट्रांजैक्शन कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो सारा किस में रिकॉर्ड होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ठीक है। किस में आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ही बेसिकली दो अकाउंट हम बनाते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। कौन सा है, एक होता है करंट अकाउंट बनाते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या होता है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया से सामान बाहर बेच रहे हैं या बाहर से कोई सर्विसेज हम ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको पता है जो आईटी सेक्टर हैं उनके जो वो कॉल सेंटर्स होते हैं वो इंडिया में वो सर्विसेज है, तो इंडिया से जो भी सर्विसेज या गुड्स बाहर जा रहे हैं, बाहर से इधर आ रहे हैं, वो सारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में लिखा जाता है। बट एक चीज होती है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में वो चीजें लिखी जाती, ध्यान सुनना, कैपिटल अकाउंट में वो चीजें लिखी जाती हैं जो इंडिया के एसेट्स और लायबिलिटीज की बात करता है। फॉर एग्जांपल मैं फॉरेन में कोई कंपनी खरीद लेता हूं तो वो मेरे लिए क्या है, एसेट है, तो वो किस में आएगा, कैपिटल में। या फॉरेन की कोई कंपनी इंडिया में एसेट खरीद रही है तो वो हमारे लिए लायबिलिटी बन जाती है, वो भी कहां पर आएगा, कैपिटल अकाउंट में। तो अगर आप कोई एसेट या लायबिलिटी खरीद रहे हो या बेच रहे हो, काइंड ऑफ एसेट या लायबिलिटी वाला केस, वो कैपिटल अकाउंट में आता है, और जो ऐसे ही गुड्स या सर्विसेज के आप ट्रांजैक्शन करते हो दो कंट्रीज, वो करंट अकाउंट में आती है। ये तीनों चीजें किसका पार्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है, ठीक है। और थर्ड थिंग हमारे पास क्या बच गई, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि फिजिकल गुड्स, ट्रेड की बात करते हैं ना जब, तब हम फिजिकल गुड्स की बात करते हैं। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में गुड्स भी आ जाती हैं और सर्विसेज भी आ जाती है, करंट अकाउंट में सर्विसेज भी आ जाती हैं। बट जब ट्रेड की बात करते हैं ना उसमें सर्विसेज नहीं आती हैं, फिजिकल गुड्स आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक बैट लिया और बैट मैंने ऑस्ट्रेलिया में बेचा, तो बैट एक फिजिकल गुड है। अगर मैं कॉल वाली सर्विसेज बेच रहा हूं तो वो नहीं आएगा इस बैलेंस ऑफ ट्रेड में। बैलेंस ऑफ ट्रेड में कौन सी चीजें आती हैं, कंट्री के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स, ये चीज याद रखना, ठीक है। वो किस में आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आपको चारों चीजें समझ आ गई होंगी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ करिए, वो सारे का रिकॉर्ड क्या होता है, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। और उसके बाद आ गया करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का जो ट्रेड होता है वो रिकॉर्ड होता है किसमें, करंट अकाउंट में, और एसेट एंड लायबिलिटी वाला कहां पर आ जाता है, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है कि जो हमारी जो गुड्स हैं, फिजिकल गुड्स हैं, उनका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है वो किस में आ जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये सारी टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको बता दी। सबसे पहले इन तीनों को ही सॉल्व कर लें। देखो सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इसका तो यही आंसर है, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन अ कंट्री रेजिडेंट्स इन द रेजिडेंस ऑफ अदर कंट्री, ठीक है। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ गुड एंड सर्विसेज। तो करंट अकाउंट में क्या आता है, गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांसफर जो है वो कहां पर आते हैं, करंट अकाउंट में। ये क्या है, ट्रांजैक्शन लीडिंग टू चेंजेस इन द फाइनेंशियल एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ कंट्री। तो कंट्री की जिस चीज की वजह से फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी चेंज होती है वो कौन सा अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट। तो ये कौन सा था, कैपिटल अकाउंट का ये वाला आंसर था, ठीक है। ये ऑप्शन डी है ना, ऑप्शन डी का सेकंड था। तो फिर पहले का कौन सा बचा, फोर्थ, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ कंट्रीज फिजिकल गुड्स, कंट्रीज फिजिकल गुड्स। तो ये किसका पार्ट होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का, ठीक है। तो इसके आप आंसर यहाँ पर मार्क कर सकते हो। सर हमें कुछ नहीं समझ आया यार, वापस बता देता हूँ। आपका एक 12th की बुक में इकोनॉमी में एक टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है जैसे आप अपनी दुकान का हिसाब रखते हो ना कि फलाने अंकल ने इतना सामान लिया, उसने इतना लिया, उसने इतना लिया, वो रिकॉर्ड रखते हो, मैंने उससे उधार लिया। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हम अपनी कंट्री का उधार का रिकॉर्ड रखते हैं, उधार नहीं सब चीज़ें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। तो इसका बेसिकली जो हमारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जितनी भी वर्ल्ड के साथ हुई है वो सारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है। इसमें दो अकाउंट बनते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट जो है उसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, करंट अकाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज आ जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई सामान बेच रहे हैं, कोई फिजिकल गुड हो सकते हैं, कोई सर्विसेज दे रहे हैं, वो आते हैं करंट अकाउंट का पार्ट। सेकंड इज और कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है, कैपिटल। इसमें आ जाती है हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटी। क्या आ जाती है, एसेट्स और लायबिलिटीज। ये किस में आ जाती हैं, हमारे कैपिटल। एसेट मतलब फॉर एग्जांपल तुम किसी कंपनी खरीद रहे हो, ये सारे एसेट्स का पार्ट है। और या तुम कहीं पर किसी को इंडिया में कंपनी खरीदने दे रहे हो तो वो लायबिलिटीज आपके लिए बन जाएगी। तो ये होता है एसेट्स एंड लायबिलिटी, कैपिटल अकाउंट का पार्ट। ये सारी ट्रांजेक्शन बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा अभी।
मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, इसको वापस आगे करेंगे, एक मैप के थ्रू भी आपको समझा दूंगा, मैं टेबल के फॉर्म में भी समझा दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट, अब ये बजट वाला पार्ट आ गया, गवर्नमेंट बजटिंग जो है ना, अब ये वो आ गया गवर्नमेंट बजटिंग। कहता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट इज कॉल्ड, आपका जो रेवेन्यू वाला खर्चा है, रेवेन्यू वाला वो खर्चा होता है जो रोज आप खर्चा करते हो गुड सर्विसेज वगैरह, इसमें कैपिटल को छोड़ के, कैपिटल में वो होता है जहां पर एसेट लायबिलिटी इन्वॉल्व हो, एसेट होता है वो चीज़ जो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट देगी। फॉर एग्जांपल मैं एक गाड़ी ले रहा हूँ, मेरे लिए एसेट है, ठीक है। अगर मैं एक ट्रक ले रहा हूँ, वो चलेगा, उससे मेरे को फायदा होगा, तो वो मेरे लिए एसेट है। लायबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी से लोन ले लूँ तो भाई मुझे उसमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो लोन इज अ लायबिलिटी, ठीक है। तो एसेट्स और लायबिलिटीज की बात कैपिटल में होती है, बाकी उसको छोड़ के सारे रेवेन्यू वाला पार्ट होता है। तो अगर मेरा रेवेन्यू का खर्चा, उसमें रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस करूँ तो उसको क्या बोलेंगे? देखो, रेवेन्यू का खर्चा, फॉर एग्जाम्पल आपका रेवेन्यू में से जो पैसा आया था उसमें 100 रुपया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका लग गया, और आपका रेवेन्यू में से पैसा आया था 50 रुपये, तो इसका मतलब ये है कि आपका खर्चा 100 हो गया तो 50 आपने कमाया था, तो आपका रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो कितना हो जाएगा? 100 में से 50 को माइनस करेंगे 50, इसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या बनता है? हमें रेवेन्यू डेफिसिट बन जाता है। सर ये होता क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये क्या होता है? दीज आर द पार्ट ऑफ बजट सिस्टम। तो मैं अभी आपको यहाँ पर एक बजट सिस्टम पढ़ाता हूँ, इधर कंसंट्रेशन से इस चीज़ को देखना, गवर्नमेंट बजट में क्या क्या होता है सभी समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखो, जो हमारे गवर्नमेंट बजट, ये जो गवर्नमेंट बजटिंग वाला सा है, ये होती है फिस्कल पॉलिसी। कौन सी होती है? फिस्कल पॉलिसी। इसके थ्रू गवर्नमेंट बजट में पैसा एलोकेट करती है, गरीबों को हेल्प करती है ताकि वो ऊपर उठें, टैक्स वगैरह लगाती है, सारा फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है गवर्नमेंट बजटिंग एंड फिस्कल पॉलिसी का पार्ट, ठीक है। गवर्नमेंट बजट जो है आपका, ध्यान से सुनो, गवर्नमेंट बजट के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट बजट के अंदर एक आ जाता है हमारा रेवेन्यू बजट, कौन सा बजट आ जाता है? रेवेन्यू बजट। और दूसरा आ जाता है हमारा कौन सा? कैपिटल बजट, ठीक है, कैपिटल बजट। ध्यान से समझना, रेवेन्यू में दो चीजें आ जाएंगी, एक तो पैसा आएगा, जो पैसा आएगा उसको बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट। तो एक पैसा जो आया रेवेन्यू से, उसका खर्चा होगा, उसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इधर तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो क्या हुआ? रेवेन्यू में जो पैसा आया डायरेक्ट नोन है रेवेन्यू रिसिप्ट, और रेवेन्यू का जो खर्चा हो गया डायरेक्ट नोन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो उसी तरह कैपिटल बजट में, कैपिटल में जो पैसा आया डायरेक्ट नोन है कैपिटल रिसिप्ट, और कैपिटल में जो आपका खर्चा हो गया वो क्या आ गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। देखो कैपिटल रिसिप्ट में क्या है? फॉर एग्जांपल आपने क्या कर लिया? लोन ले, इंडिया ने किसी बाहर वाली कंट्री से लोन ले लिया, तो वो पैसा तो आया बट वो किस में आएगा? कैपिटल रिसिप्ट में आएगा, क्योंकि अब आपकी वो लायबिलिटी बन गई है। इंडिया ने फॉर एग्जांपल एक ब्रिज बना दिया या इंडिया ने कोई रोड बना दी, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो आपके लिए एसेट बन गया। जो आपने रोड बनाई है उसमें आप टोल लोगे, कल उसमें पैसा आएगा, बट है तो आपके लिए एसेट है, तो वो एसेट किस में आता है? कैपिटल। जो भी एसेट लायबिलिटी वाली चीज़ें वो कैपिटल में आती हैं। जो रोज़मर्रा में चीज़ें आपके मिल रही हैं, जैसे आपको इंटरेस्ट आ रहा है या आप गुड्स एंड सर्विसेज से आप सामान बेचो, उसका पैसा वो सारे रेवेन्यू में आ जाता है, ठीक है। वो सारा पैसा जो टैक्सेस वगैरह रेवेन्यू में आया। देखो यहीं पे बता देता हूँ, रेवेन्यू में पैसा कहाँ कहाँ से आता है? एक तो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, वहाँ से पैसा आता है, टैक्स रेवेन्यू, और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। और भी तरीके से पैसा आता है, जरूरी नहीं है हर बार गवर्नमेंट टैक्स ही लगाए। फॉर एग्जाम्पल टोल्स वगैरह ये वो, यहाँ से भी बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है, तो ये आता है नॉन टैक्स का बात। तो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू आने का तरीका है। अब गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करती है? एक तो आपको पता है प्लान आते हैं जो, ठीक है, पहले 5 ईयर प्लान्स आते हैं, प्लान्स में पैसा जाता है, ठीक है, इस प्लान में इस साइड में इतना पैसा जाता है। एक होते हैं प्लान एक्सपेंडिचर जो आप प्लानिंग से करते हो, दूसरा आ गया नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये किसका पार्ट है? रेवेन्यू का पार्ट में। इसी तरह कैपिटल रिसिप्ट कहाँ कहाँ से, कैपिटल में कहाँ कहाँ से पैसा आया मैंने आपको बता दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने अपना एसेट बेच दिया, फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने अपने शेयर बेच दिए, इंडिया की एक कंपनी में शेयर थे, इंडिया ने उसको बेच दिया, तो वहाँ से पैसा आएगा, तो वो एसेट है, वो सॉरी आपका क्या है? एसेट, आपका कैपिटल रिसिप्ट है। पैसा आना इज रिसिप्ट, पैसे का खर्चा इज एक्सपेंडिचर। तो अगर सपोज करो आप जो पैसा खर्च रहे हो उसकी वजह से लायबिलिटी कम हो रही है या उसकी वजह से एसेट क्रिएट हो रहा है, तो वो कैपिटल का पार्ट होगा। तो ये चीज़ याद रखना। तो कैपिटल में, कैपिटल से पैसा कहाँ कहाँ से आता है? फॉर एग्जांपल आपने अपना कोई एसेट बेच दिया तो वहाँ से पैसा आएगा, ठीक है, या आपने क्या किया? लोन ले लिया, तो वहाँ से पैसा आएगा। और कैपिटल का खर्चा भी इसी तरह होता है, जैसे प्लान होता है और नॉन प्लान होता है। प्लान में क्या, फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो? आप ब्रिज बना रहे हो, आप बड़े बड़े ऐसे प्रोजेक्ट लगा रहे हो, तो यहाँ पर आप खर्चा कर रहे हो, तो ये भी आपका किसका पार्ट है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। दिस इज क्लियर। तो ये याद रखना, गवर्नमेंट बजट में दो चीज़ें होती है, रेवेन्यू, कैपिटल रिसिप्ट एंड ये वो सारी चीज़ें। आपको ये समझ आ गया। अब यहाँ पर हमने पहले समझेंगे फिस्कल डेफिसिट, फिर रेवेन्यू। रेवेन्यू डेफिसिट तो यहीं से पता चल गया, आपका रेवेन्यू में कितना खर्चा हुआ, उसमें से आपकी कितनी रिसिप्ट थी, उसको माइनस कर दो, आपका रेवेन्यू डेफिसिट निकल है। फॉर एग्जाम्पल आपका खर्चा 80 रुपये हो गया, आप कमा सिर्फ 30 रुपये रहे हो, तो इसको माइनस करो, ये 50 रुपये आपका डेफिसिट है, डायरेक्ट नोन है रेवेन्यू डेफिसिट।
बट रेवेन्यू डेफिसिट के बाद एक चीज होती है फिस्कल डेफिसिट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फिस्कल डेफिसिट। आपने सुना होगा न्यूज में फिस्कल डेफिसिट इंडिया का इतना पहुंचा। फिस्कल डेफिसिट क्या है, मतलब आपने टोटल जो यहां सबसे पैसा कमाया, ध्यान से सुना, फिस्कल डेफिसिट अच्छे से समझो, ये एग्जाम में कंफ्यूजन होती है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, आपका टोटल रेवेन्यू, आपने जो पैसा कमाया, आपने जो पूरा पैसा कमाया, दैट इज योर टोटल रेवेन्यू, आपने जो पूरा पैसा कमाया टोटल रेवेन्यू, उसमें से जितना पैसा कमाया, जितना भी आपका, सॉरी पैसा कमाया नहीं, पैसा खर्चा, खर्चे में से माइनस, डेफिसिट तो तभी निकलेगा ना हम खर्चे में से माइनस करें। ये वही आमदनी अठानी खर्चा रुपया, आपकी आमदनी 50 पैसे और खर्चा 1 रुपया कर रहे हैं, वो वहीं से निकलता है। देखो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, आपने जो पूरा खर्चा कर दिया, चाहे वो रेवेन्यू किया या कैपिटल किया, दोनों का मिला के बोल रहा हूँ, आपने जो टोटल एक्सपेंडिचर किया, पूरा खर्चा किया, उसमें से माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो जो आपने रिसिप्ट, आपने पैसा कमाया, आपने कहाँ कहाँ से पैसा कमाया, एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट से, ठीक है, इसको माइनस करो, रेवेन्यू रिसिप्ट से माइनस करो, और दूसरा क्या माइनस करना है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। अब सर ये हमें समझना है, ये मुश्किल होगी, इकॉनमी मुश्किल होगी सर, ऐसा नहीं है, इकॉनमी बहुत ईजी। अभी बताओ, देखो आप निकाले हो टोटल जो आपका डेफिसिट हुआ, फिस्कल डेफिसिट, वो कैसे निकला, आपने पूरा जो खर्चा किया उसमें से आपका जो पैसा आया, आप उसको माइनस करोगे ना, सारा पैसा जहां से आया वो आपका फिस्कल डेफिसिट निकल जाएगा। तो भाई आपने जो खर्चा किया उसमें से वो पैसा माइनस करना है जो पैसा आपने उधार में नहीं लिया है। एक्चुअली जो उधार होता है ना उसी को फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। तो हमने सिर्फ रेवेन्यू, आपका जो टोटल खर्चा हुआ उसमें से वो पैसा माइनस कर दो जो उधार में लेके है, उसको बच के जो बाकी पैसा बचा। एक तो उसमें आ गया रेवेन्यू वाला, फॉर एग्जांपल आपने गुड्स बेचे, सर्विसेज बेची, वहां से आपको पैसा आएगा, तो रेवेन्यू रिसिप्ट तो माइनस करने। सेकंड, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, मैंने अपने कंपनी के शेयर बेच दिए, वहां से पैसा आया, तो भाई वो पैसा यहां पर मैं डाल सकता हूं। बट अगर मैंने किसी से लोन लिया है, लोन वाला पैसा मैं यहां पर नहीं डाल सकता। बेसिकली आप जितना उधार लेते हो ना, आप जितना उधार लेते हो ताकि आपका खर्चा और आपका रेवेन्यू बराबर हो जाए, उस उधार को ही फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। तो आप इधर उधार को माइनस नहीं कर सकते, इसलिए हम नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट यहां पर लेते हैं। आई होप आपको समझ आए। देखो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है यार, ध्यान से सुनो, आपके पास अच्छे से समझा दूं, आपके पास 100 रुपीज़ का आपने खर्चा कर दिया, ठीक है, आपने क्या किया, 80 रुपये कमाए थे, ठीक है, 100 रुपीज़ आपने खर्चा कर दिया, 100 रुपीज़ आपने खर्चा कर दिया, 80 रुपये कमाए थे आपने। इसका मतलब ये हुआ आपको कहीं ना कहीं से 20 रुपये लेने पड़ेंगे, तभी आपका सर्कल चलेगा, नहीं तो आपका घर नहीं चल सकता। आपका तो 100 रुपये खर्च हो गया, आपने 100 रुपये खर्च कर दिया, 80 रुपये जस्ट आपने कमाया, भाई अब आपको 20 रुपये कहीं से उधार लेने पड़ेंगे। ये जो 20 रुपये आप उधार लेते हो ना, इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। क्या बोलते हैं इसको, फिस्कल डेफिसिट। मतलब आपने अपने खर्चा और रेवेन्यू को पूरा करने के लिए जो बाहर से उधार लिया उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। इसका एक और फॉर्मूला होता है कि जो आप नेट बोरोइंग है आपकी, मतलब आप कहीं से भी बोरो कर रहे हैं, उसकी नेट बोरोइंग जो है वो किस में आती है, फिस्कल डेफिसिट। तो इसको निकालने का तरीका होता है आपका पूरा खर्चा, उसमें से माइनस करो आपका जो रेवेन्यू रिसिप्ट है प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। क्योंकि डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट तो वही हुआ ना जो आपने उधार ले लिया, उसको यहां पर थोड़ी लिखोगे, उसको माइनस थोड़ी करोगे, वही तो फिस्कल डेफिसिट है बेसिकली। तो फिस्कल डेफिसिट निकालते हैं टोटल एक्सपेंडिचर माइनस ब्रैकेट में लिखो रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। आई होप मैं इसमें आपके साथ जस्टिस कर पाया हूं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। और एक और चीज़ है यहाँ पर, ध्यान से वो भी देख लो, एक और बार एग्जाम में पूछता है प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। प्राइमरी डेफिसिट 3 ही थे, रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, फिस्कल डेफिसिट क्या हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस करो रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, देखो यार फॉर एग्जाम्पल आपका खर्चा हुआ, ध्यान से सुनना, आपका क्या हुआ, आपका खर्चा हुआ, ठीक है, खर्चा क्या बेसिकली आपका, जो बेसिकली आपका फिस्कल डेफिसिट है, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट मतलब ध्यान से सुनो ना, आपका क्या हुआ, आपका फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट मतलब फॉर एग्जांपल आपने खर्चा किया, उसमें से आपने 100 रुपया खर्चा किया, माइनस आपने 80 रुपये सिर्फ कमाए थे, आपने 20 रुपये उधार लिए, ठीक है। अब अगली बार क्या होगा, आपने ये जो 20 रुपये उधार लिए किसी के, इसके भी तो इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, ये आपको फ्री में पैसे तो नहीं देगा, आपने उसका इंटरेस्ट पे भी करना है, तो ये इंटरेस्ट इकट्ठा होता जाता है। तो जब भी हम हमारे फिस्कल डेफिसिट में से ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है इसको माइनस कर देते हैं, तो वो हमारा प्राइमरी डेफिसिट बन जाता है। क्योंकि देखो ना यार, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का 500 करोड़ जो है, इंडिया का 500 करोड़ जो है वो एक्सपेंडिचर था, इंडिया ने 250 करोड़ क्या कर दिया, 250 करोड़ कमा लिया, अब बचा कितना, 250 करोड़ उसने उधार लिया, ठीक है। अब अगली बार क्या होगा, इस 250 करोड़ जो उधार लिया था पिछले साल, इंडिया को इसका इंटरेस्ट पे करना है ना इस साल,
तो इस इंटरेस्ट पेमेंट को अगर हम इस फिस्कल डेफिसिट कितना था 250 करोड़ इस साल का, उसमें से अगर मैं पिछले साल के इंटरेस्ट पेमेंट मान लेते 10 करोड़ पिछले साल का मुझे इंटरेस्ट पे करना, अगर मैं इसको माइनस कर देता हूं तो मेरे पास कितना बचा 240 करोड़। ये हमारा क्या होता है प्राइमरी डेफिसिट। तो आपके फिस्कल डेफिसिट में से पिछले साल का जो आपका फिस्कल डेफिसिट मतलब जो आपने पैसा उधार लिया था उसका जो इंटरेस्ट पे करना है उसको जब आप माइनस कर देते हो तो वो हमारा प्राइमरी डेफिसिट बन जाता है। आई होप आपको समझ आया। फॉर एग्जाम्पल आपने 500 रुपये पिछले साल लिए थे किसी से, ध्यान से सुनो, उधार पूरा करने के लिए। तो अब इस साल में आप उस 500 रुपये की तो पेमेंट करोगे ना, तो आपने मान लेते 30 रुपये पिछले 500 रुपये की पेमेंट करी, तो इस साल का जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें से वो पिछले साल की इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दो 30 रुपये की, तो 470 रुपये बन गया आपके। वो क्या आपका प्राइमरी डेफिसिट, मतलब मेन आपका डेफिसिट वही है, उसके बाद आपके इंटरेस्ट पेमेंट उससे माइनस हो जाएगी। ये जो टॉपिक है ना, जो एक एक क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूँ, ये टॉपिक ऐसे हैं कि इनको एक एक दिन नहीं 3-3 लेक्चर्स लगते हैं, ठीक है। इसलिए जल्दी बता रहा हूँ आपको क्योंकि मुझे पता है ये अब मैराथन सेशन है काइंड ऑफ। मैंने तो 25-26 क्वेश्चन लाए बट मुझे लग नहीं रहा वो कंप्लीट हो पाए, इसमें बहुत कुछ है समझाना, तो मैं इसकी 2 लेक्चर्स भी ले लूँगा, आई विल ट्राई। नेक्स्ट देखो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी जो है काउंसिल ऑफ इंडिया इज हेडेड बाय। तो इंडिया की जो जीएसटी काउंसिल है उसको कौन हेड करता है? देखो सबसे पहली बात जीएसटी के बारे में जानो। जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते थे, वैल्यू एडेड टैक्स होते थे, सेल्स टैक्स, उन सबको खत्म करके हमने जीएसटी लिया है, ठीक है। एक इनडायरेक्ट टैक्स है उसके बारे में, और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है। डेस्टिनेशन मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया से जम्मू कश्मीर से सामान निकला और गया दिल्ली में, ठीक है, तो दिल्ली में मिला, तो जम्मू कश्मीर का सामान था दिल्ली में गया, तो टैक्स का पैसा किसको जाएगा? दिल्ली को जाएगा, तो डेस्टिनेशन वाली जगह पे जाता है, यूटी या स्टेट को जाता है, ठीक है। तो जीएसटी जो है इसको काउंसिल, एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई थी। जीएसटी जब आया था 279A आर्टिकल के तहत एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई थी। उसके अंदर जो है जीएसटी काउंसिल जो है उसको हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी या स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो जीएसटी काउंसिल को हेड करते हैं, याद रखना, वही डिसीजन लेती है रिगार्डिंग जीएसटी। जीएसटी इंडिया में कब आया था आप सबको पता है? 1 जुलाई 2017 में हमारा जीएसटी आया था। कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू आया था? 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जीएसटी इंडिया में आया था। जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। पहले जो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते थे उनकी जगह हमने एक टैक्स लगाया, दैट इज नोन एज जीएसटी, ठीक है। और ये भी फैक्ट याद कर लो, मे भी पूछा जा सके, असम जो है वो पहली स्टेट थी जिसने अप्रूव करा था जीएसटी बिल को। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, ये आ गया बैलेंस ऑफ। अब मैं आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट, पहले अगर आपको नहीं समझ आया मैं अच्छे से आपको बताऊंगा। कहता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है किसी इकोनॉमी का वो किसके करना आना चाहिए? बैलेंस ऑफ पेमेंट किसके रिलेटेड है? एग्रीकल्चर सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। मैंने क्या बताया अभी? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो है एक कंट्री कितनी बाहर वाली फॉरेन कंट्रीज के साथ कर रही है, तो मतलब ये एक एक्सटर्नल सेक्टर है। ये बेसिकली इंडिया की, फॉर एग्जांपल इंडिया जो है वो कितनी ट्रांजैक्शन कर रहा है बाकी बाहर वाली कंट्री, जैसे यूएसए हो गया, रशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, तो ये बेसिकली हमारा एक्सटर्नल सेक्टर का पार्ट है। किसका पार्ट है? एक्सटर्नल सेक्टर का पार्ट है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो अकाउंट है वो इकोनॉमी में किसके रिलेटेड है? एक्सटर्नल सेक्टर के रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारे 2 कंपोनेंट हैं, एक होता है करेंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। दोनों बता देता हूं, अब इसमें कोई गलती मत करना, एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन आया तो कर लेना। 2 पार्ट होते हैं इसमें, एक होता है करेंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल। करेंट अकाउंट मैंने आपको बता दिया, करेंट अकाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं जहां पर कोई एसेट लायबिलिटी नहीं, मतलब करेंट अकाउंट में वो चीजें आती हैं जिसके लेने या देने से आपके सिर पे कोई उधार ना कम हुआ ना बढ़ा, ये याद कर लेना, ठीक है। तो करेंट अकाउंट में सबसे पहले क्या आ जाते हैं? करेंट अकाउंट में एक तो आएगा ट्रेड इन गुड्स, जो आपका गुड्स में ट्रेड होता है, ध्यान से याद रखना। दूसरा ट्रेड इन सर्विसेज, जो आपका सर्विसेज में ट्रेड होता है, ठीक है। और तीसरा चीज़ आ जाती है ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब है फॉर एग्जांपल आपके रेमिटेंसीज आ गए। रेमिटेंसी मतलब फॉर एग्जांपल कोई एक यूएसए में काम करने गया और अपने घर वालों को पैसा भेज रहा है, तो वो आते हैं किसमें? ट्रांसफर पेमेंट में, ठीक है। वो भी एक पार्ट है किसका? करेंट अकाउंट का, ये याद है। वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको एग्जाम में क्वेश्चन पता है कैसे आएगा? सुन लो, आएगा जो रेमिटेंसीज है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के कहां पर आता है? करंट अकाउंट में आता है, कैपिटल अकाउंट में आता है, तो आपको पता होना चाहिए वो करंट अकाउंट का पार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या आती है? गुड्स में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? गुड्स में दोनों चीजें आ जाती हैं। अगर आप किसी गुड को एक्सपोर्ट कर रहे हो, कोई भी गुड है वो एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो भी करंट अकाउंट में आता है, और उसका इंपोर्ट कर रहे हो गुड्स का, तो वो भी किस में आता है? हमारे करंट अकाउंट। इसी तरह सर्विसेज में आपकी कोई भी सर्विसेज हैं, जैसे फैक्ट्री इनकम है या नॉन फैक्ट्री इनकम है,
ठीक है। फैक्ट्री इनकम फॉर एग्जांपल ऐसी सर्विसेज जिसमें फैक्ट्री की प्रोडक्शन वगैरह लिंक है वो भी आती है, प्लस नॉन फैक्ट्री जैसे बैंकिंग आ गया, टूरिज्म आ गया, तो यहाँ पर ये दोनों भी इसमें आते हैं। तो नेट फैक्टर इनकम भी इसमें आता है और नॉन फैक्टर इनकम भी आता है, ठीक है। बट इतना याद करो कि गुड्स और सर्विसेज दोनों करेंट अकाउंट में आते हैं। फिर ट्रांसफर पेमेंट में आपकी क्या आ जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके रेमिटेंसेज आ गए, या कोई किसी को गिफ्ट देता है, या कोई ग्रांट दिया, आपने सुना होगा ना यूएसए ने इंडिया को इतना ग्रांट दिया, वो सारा भी किसके अंडर आप लिखोगे, करेंट अकाउंट के अंदर लिखोगे। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक ने इंडिया में इस प्रोजेक्ट के लिए इतनी ग्रांट दी, वो भी किसके अंदर आएगा, ट्रांसफर पेमेंट करेंट अकाउंट। तो ये याद कर लेना है, ठीक है। और दूसरा अकाउंट कौन सा बनता है, दूसरा बनता है हमारा कैपिटल अकाउंट। कौन सा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किसके साथ डील करता है, एसेट एंड लायबिलिटी के साथ। किसके साथ डील करता है, एसेट एंड लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल जैसे इन्वेस्टमेंट नहीं आती है, बोलते हैं ना एप्पल ने इतना पैसा इन्वेस्ट करा इंडिया में, तो इन्वेस्टमेंट भी दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट पीरियड के लिए होती है और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग पीरियड के लिए और बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे एफडीआई आप जैसे देखते हो ना कि एप्पल की कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट करा ये वो, तो ये सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है, कैपिटल। तो इन्वेस्टमेंट में एसेट वगैरह क्रिएट होता है ना, तो ये किसका पार्ट है, कैपिटल अकाउंट का। और इसी तरह एक्सटर्नल बोरिंग्स, फॉर एग्जांपल आप किसी से पैसे ले रहे हो, फॉर एग्जांपल किसी कंट्री से पैसे ले रहे हो या वर्ल्ड बैंक से पैसा ले रहे हो, आईएमएफ से पैसा ले रहे हो, तो वो किसके अंदर आता है, वो भी कैपिटल अकाउंट के अंदर। या फॉर एग्जांपल कोई एक्सटर्नल असिस्टेंस दे रहे हो, फॉर एग्जांपल इंडिया गवर्नमेंट किसी दूसरी गवर्नमेंट को पैसा दे रही है, तो वो भी किसके अंदर आता है, तो वो भी कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है, एक्सटर्नल असिस्टेंट। जैसे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से आप लोन लेते हो या बाईलेटरल इंस्टीट्यूशन से, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक वगैरह से, तो वो सारा भी किसके अंडर आता है, कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ आ गया होगा, इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो किसका पार्ट है, वो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर का पार्ट है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है, फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। इसमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, बाकी सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं। देखो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क है। डायरेक्ट टैक्स है फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है जिसके ऊपर टैक्स का बर्डन पड़ रहा है वही टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को। फॉर एग्जांपल मैं इनकम टैक्स पे कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अगर इनकम टैक्स में स्लैब में आता हूँ, मैं गवर्नमेंट से सैलरी ले रहा हूँ, तो मैं ही गवर्नमेंट को पैसा पे कर रहा हूँ, वो होता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। आप ही बर्डन फील कर रहे हो और आप ही पे कर रहे हो, तो वो होता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक दुकानदार है वो तुमसे कलेक्ट करता है टैक्स और गवर्नमेंट को दे देता है, ठीक है। मेन बर्डन जो है वो तुम लोग कंज्यूमर फॉलो करते हो, बट पे कौन करते हो, तुम करते हो सेलर को और सेलर करता है गवर्नमेंट को, ठीक है, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब पूछा इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है। एंटरटेनमेंट, स्टैंप ड्यूटी, सेल्स ड्यूटी, वेल्थ टैक्स। भाई आपके पास कितनी वेल्थ है उसके ऊपर जो टैक्स लगे तो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को है, जो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो उस पर लगती है। मैन्युफैक्चरिंग पे आपको एक्साइज ड्यूटी लगती है, ठीक है, ये सारे सेल्स टैक्स लगते हैं, वैल्यू आईडी टैक्स लगते हैं, जीएसटी जो है, ये सारे कौन से टैक्स हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब इसमें डायरेक्टली आप जीएसटी देने के लिए मैं घर से थोड़ी डायरेक्टली गवर्नमेंट मेरे से थोड़ी ले रही है, वो तो शॉपकीपर से ले रही है, मैं शॉपकीपर को पे कर रहा हूँ, तो इस तरह से जीएसटी चलता है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, दिस इज क्लियर। तो देखो 2 मिनट एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। देखो आपको पता है टेलीग्राम ग्रुप में हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप का थोड़ा इशू चल रहा है, टेलीग्राम का इशू चल रहा है, उनके ऑनर पे थोड़े केसेस वगैरह चल रहे हैं, तो वो ऐसे प्रोबेबिलिटी है कि काइंड ऑफ बंद भी हो सकता है। जो भी है एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, इस वीडियो की ही व्हाट्सएप ग्रुप की व्हाट्सएप का ग्रुप जो है उसकी जो लिंक है उसको ज्वाइन कर लेना। मैंने बहुत अच्छा सोचा हुआ है कि वहीं पर हम एक तो वहाँ पर ना ऐसे कॉपीराइट का इशू नहीं होता है, तो अगर मुझे कहीं से अच्छी अच्छी स्लाइड्स मिलेंगी या कुछ फोटोज़ मिलेंगे जो आपके काम के होंगे या किसी और ने पढ़ाया होगा, जैसे नेशनल चैनल भी पढ़ाते हैं, मैं उनके स्क्रीनशॉट लेके भी वहाँ पर डाल सकता हूँ। तो वहाँ पर मैं आपसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फोटोज शेयर करता रहूँगा, कोई भी लिंक होगा, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो, वो सब मैं वहीं पर करूँगा। तो अगर टेलीग्राम बंद भी हो जाता है तो हमारे पास वो सोर्स रहेगा, एज सच भी वो रेगुलर यूज़ होगा, करंट अफेयर्स में वहाँ पर प्रोवाइड करूँगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, तो कर लेना उसको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डैश इज अ टैक्स सिस्टम। देखो ये एक टैक्स सिस्टम की बात हो रही है, डैट कलेक्ट्स, जो कलेक्ट करता है अ ग्रेटर शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम दोज विद हाई इनकम फ्रॉम दोज विद लोअर इनकम, ठीक है। मतलब अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होगा, जिसकी इनकम कम है तो उससे कम टैक्स कलेक्ट होगा। ये कौन सा केस होता है, ठीक है, इस टैक्स को क्या बोलते हैं। देखो टैक्सेस को हमने बहुत पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक कुछ होता है हमारे पास प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली प्रोग्रेसिव टैक्स है। देखो आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका टैक्स भी बढ़ता जाता है, ठीक है, ऐसे
टैक्स सिस्टम को बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। एक होता है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल फिक्स टैक्स, मतलब मैं बोल देता हूँ 30% टैक्स लगेगा, तुम्हारी इनकम जो मर्जी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम 50,000 कमा रहे हो या 50 लाख कमा रहे हो, तुम्हें 30% टैक्स देना, वो होता है प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स होता है जैसे इनकम टैक्स वगैरह में आपकी इनकम जितनी बढ़ेगी उतना ज़्यादा आप पे टैक्स लगेगा, दैट इज द केस ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स। एक होता है रिग्रेसिव टैक्स, मतलब अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप पे टैक्स कम लगेगा, ठीक है, ये होता है रिग्रेसिव टैक्स। मतलब प्रोग्रेसिव में क्या होता है, जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी उतना ज़्यादा टैक्स लगेगा। रिग्रेसिव में होता है जितनी आपकी इनकम बढ़ रही है उतना कम टैक्स लगेगा। अब आप बोलोगे ये कितनी बेवकूफ़ी वाला टैक्स है, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप पे टैक्स कम लगाएंगे, तो ये तो गलत बात है भाई, ये भी कई बार करना पड़ता है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि हमारी कंट्री में, ध्यान से सुना, हमारी कंट्री में जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लीन एनर्जी आए, तो भाई जो कंपनीज क्लीन एनर्जी पे काम करेंगी, आप उनको मोटिवेट करने के लिए आप उनको ये बोलोगे जितनी आप कमाओगे उतना कम हम आपसे टैक्स लेंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट करें। तो कई बार इस केस के लिए रिग्रेसिव टैक्स लगाया जाता है। और मेनली जो डायरेक्ट वगैरह टैक्स होते हैं ना, जैसे इनकम टैक्स वगैरह, वो प्रोग्रेसिव होते हैं। और प्रोपोर्शनल मतलब फिक्स टैक्स लगता है, तो वो होता है हमारे पास प्रोपोर्शनल टैक्स। दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर कोई भी आपको डाउट नहीं। जैसे कॉर्पोरेट टैक्स जो वो फ्लैट टैक्स होता है, मतलब एक ही है कांस्टेंट, वो कंपनी कितना कमा रही है उसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कौन सा टैक्स, वो आ गया हमारा कॉर्पोरेशन फ्लैग टैक्स या प्रोपोर्शनल टैक्स जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बजट डेफिसिट एंड बजट सरप्लस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गवर्नमेंट बजटिंग का क्वेश्चन है। देखो एक एक करके डेफिनेशन पढ़ते हैं, आंसर मिल जाएगा। बजट डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब होता है कमी, मतलब जब खर्चा ज़्यादा हो जाए आपके रेवेन्यू से उसको बोलते हैं डेफिसिट, और जब आपका खर्चा कम है और रेवेन्यू ज़्यादा उसको बोलते हैं सरप्लस। तो बजट डेफिसिट अकर व्हेन अ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सीड्स रेवेन्यू, बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ तक तो बिल्कुल करेक्ट है कि बजट डेफिसिट क्या होता है, जब गवर्नमेंट का खर्चा जो है उसके रेवेन्यू से बढ़ जाता है, मतलब आमदनी अठनी खर्चा रुपया, तो वो होता है बजट डेफिसिट। वाइल अ बजट सरप्लस अकर्स व्हेन गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सीड स्पेंडिंग, तो ये पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। बजट सरप्लस का मतलब होता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज़्यादा है और खर्चा कम है, और बजट डेफिसिट होता है गवर्नमेंट का खर्चा कम, खर्चा ज़्यादा और रेवेन्यू कम है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप बात करें इंडिया और जो डेवलपिंग नेशन होते हैं उनका मैक्सिमम बजट डेफिसिट ही होता है, क्योंकि हम खर्चा ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा खर्चा करेंगे हम गुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी ग्रोथ होगी, ठीक है, इसलिए हमारा बजट डेफिसिट होता है। और जो कुछ कंट्रीज़ होती हैं, कई कंट्रीज़ होते हैं जो बिल्कुल डेवलप्ड होते हैं, वो बजट सरप्लस होते हैं, उनका फिक्स बजट रहता है, तो बट डेवलपिंग कंट्रीज़ के केस में बजट डेफिसिट ही होता है, ठीक है। This question is clear to you. Moving to us next question. Tax reforms are concerned with the reforms in the government taxation and public expenditure policy which are collectively known as. तो टैक्स रिफॉर्म, जो टैक्स लाती है गवर्नमेंट, रिफॉर्म करना गवर्नमेंट के टैक्सेशन में या खर्चा क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं यार, ये सारी किसका पार्ट है, फिजिकल फाइनेंशियल, फिजिकल रिफॉर्म या नन ऑफ द अबव। आई होप यू हैव ट्राइड इट। इसका आंसर फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट टैक्स और खर्चा खुर्चा करके गरीबों को ऊपर लाती है ताकि सोसाइटी में इक्वलिटी है, ये होता है फिजिकल पॉलिसी। उसका एक और होता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, आरबीआई और जो गवर्नमेंट है ये आपस में मिलकर क्या करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू इन्फ्लेशन वगैरह को जो है वो कंट्रोल करते हैं। वो पिछली बार भी मैंने लास्ट सेशन में भी आपके जीके वाले में ये चीज़ बताई थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कंसेप्ट से, ठीक है। दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस बजट प्रेजेंटेशन। इंडिया में सबसे पहला पेपरलेस बजट कब रखा गया था। देखो पेपरलेस बजट हमारी डिजिटल बजट जिसकी बात करें, निर्मला सीतारमन जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने रखा था। क्यों? क्योंकि कोविड-19 का टाइम था, उसका क्राइसिस आया हुआ था, तो पेपर से काम नहीं कर रहा था, तो पेपरलेस बजट हमारा आया था। कब आया था? 2021-22 का बजट। पहला जो पेपरलेस बजट जो है वो कब आया था? 2021-22 में। ये एक फैक्चुअल चीज़ थी, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज जीएसटी नॉट अप्लाई। या ये तो आपके लिए होमवर्क है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप सबको पता चल जाता होगा, रेगुलर यूज कर दो। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, टेक्सटाइल या फार्मास्यूटिकल, कहाँ पर जो है कौन सी ऐसी चीज़ है जो जीएसटी के अंदर नहीं आती, ये याद करना। इसमें बहुत विवाद भी रहता है, इसके प्राइस ऊपर हो गए नीचे हो गए, तो जीएसटी के अंदर इनमें से क्या नहीं आता आपने बताना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्स रेपो रेट। हाँ, ये एक कंसेप्ट है। देखो एक चीज़ होती है रेपो रेट, इन शॉर्ट बता रहा हूँ, बाकी एक वीडियो है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, इस पर एक वीडियो लाई हुई है। इंडियन इकोनॉमी वाली प्लेलिस्ट में जाना या इकोनॉमिक्स वाली प्लेलिस्ट में, वहाँ पे मिल जाएगी, उसमें कवर कर लें, ये टर्मिनोलॉजी एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। रेपो रेट क्या होता है, आप देखो कोई बैंक है, आपको पैसा चाहिए, आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक को पैसा चाहिए, वो कहाँ जाएगा, वो आरबीआई के पास जाता है। तो जिस रेट में कोई बैंक, कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई से पैसा लेता है उसको बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई से किसी बैंक ने 100 करोड़ ले लिया, तो वो किस रेट पे लेगा, दैट इज रेपो रेट, ठीक है। और अगर सपोज करो अब क्या करता है, अभी कई बार ना बैंक के पास ज़्यादा पैसा होता है
और बैंक क्या करता है, अपना पैसा आरबीआई के पास पार्क कर देता है। मतलब कि आरबीआई जो है वो बैंक से जो पैसा लेती है वो किस रेट पे लेती है, रिवर्स रेपो रेट पे। किस पे लेती है, रिवर्स रेपो रेट। तो ये आपको फर्क पता होना चाहिए। रेपो रेट में बैंक्स जो है आरबीआई से पैसा लेते हैं, रिवर्स रेपो रेट पे आरबीआई बैंक से पैसा लेते हैं। अब मुझे बताओ इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा होगा? ज़्यादा हमेशा रेपो रेट होगा। कौन सा रेट होगा? रेपो रेट, क्योंकि यार आरबीआई है, फ़ायदा वो लेगा। तो बैंक जो है जो आरबीआई से पैसा लेते हैं वो किस रेट पे लेते हैं, रेपो रेट में, और आरबीआई जो है वो बैंक से पैसा लेती है किस रेट पे, रिवर्स रेट। अब आप बोलोगे आरबीआई क्यों बैंकों से पैसा ले, उसको क्या जरूरत है? इसलिए लेती है क्योंकि कई बार बैंकों के पास एक्स्ट्रा मनी होती है, वो कहीं पर भी लोन नहीं जा रहा होता, तो वो आरबीआई को बोलते हैं कि आप हमसे पैसा ले लो, तो आरबीआई उनसे ले लेती है किस रेट पे, रिवर्स रेपो रेट पे। ठीक है, पूछा था रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी करेक्ट दिख रहा है, रेट एट विच आरबीआई बोरोज फ्रॉम कमर्शियल बैंक। ये ऊपर जो है ना, ये फॉरेन बैंक से तो आरबीआई नहीं लेता है, कमर्शियल बैंक्स बोरोज मनी फ्रॉम आरबीआई, ये रेपो रेट है। कौन सा है? रेपो रेट। ठीक है, तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, आई होप आपको समझ आया। और एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, ज़्यादा क्या होता है, रिवर्स या रेपो? तो ज़्यादा रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट कम होता है। क्वेश्चन नंबर 16, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज डेवलप्ड बाई डैश इन 1990। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन की डेवलपमेंट को चेक करने के इंडेक्स जो है यूएनडीपी निकालती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो 1990 में किसने बनाया था? महबूब उल हक ने, या महबूब खान ने, अपारा सेन ने, सैयद उल हक ने, महबूब उल हक और अमृता सेन ने। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पाकिस्तान के महबूब उल हक और इंडिया के अमृता सेन, इन्होंने मिलकर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाया था 1990 में, और 2022 में इसका लास्ट आया था। उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? 134 आउट ऑफ 193 कंट्री। उससे पहले 135 थी, फिर एक रैंकिंग रिड्यूस हुई थी 134। तो बहुत बुरी हालत है हमारी डेवलपमेंट इंडेक्स में। ठीक है, इंडिया बोलती है कि इसके क्राइटेरिया सही नहीं है, ये वो चलता रहता है इनका। क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी, हुज सिग्नेचर इज ऑन 1 रुपी नोट। तो 1 रुपये के नोट के ऊपर किसके सिग्नेचर? आप मुझे बताओ बाकी नोट्स के ऊपर किसके सिग्नेचर होते हैं? किसके होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के। तो 1 रुपये का नोट खास है, क्यों? क्योंकि इस पे आरबीआई गवर्नर के साइन नहीं होते, इसमें होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन। ठीक है, क्योंकि 1 रुपये का नोट जो है, क्योंकि ये आरबीआई की जो सेक्शन 22 है ना, आरबीआई की सेक्शन 22, उसमें ये लिखा गया है कि आरबीआई सारे करेंसी नोट को इशू करेगा बट 1 रुपये नोट को छोड़ के। 1 रुपये नोट जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। कौन इशू करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और साइंस किसके होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के इसके ऊपर साइन होता है। ये पॉइंट याद कर लेना, मे बी एग्जाम में ये पूछा जाएगा। ठीक है, दिस इज क्लियर। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट्स द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया। तो जीडीपी इंडिया में कौन कैलकुलेट करता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहले जीडीपी होता क्या ये समझो। देखो, कितने गुड्स, सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की टेरिटरी के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो सारे किसके अंदर आते हैं? वो सारे जीडीपी के अंदर आते हैं। ठीक है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर एप्पल जो है, एप्पल की कंपनी भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी जीडीपी में आएगा। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है, कोई गुड या कोई सर्विसेज है, वो सारे उसकी जो वैल्यू है उसका सम किस में आता है? जीडीपी में आता है। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब अगर इस जीडीपी में से अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं, मतलब एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है डायरेक्ट नॉट, उसको माइनस कर दूं, वो निकल जाता है हमारा क्या? वो निकल जाता है एनडीपी। क्या निकल जाता है? एनडीपी। ये फुल फॉर्म याद कर लो, एग्जाम में पूछी जाती है। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी होता है सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी इनकम का सम, वो हमारी जीडीपी आ गई। तो जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। दिस इज क्लियर। अब देखो यार, क्या इससे हमारी इनकम का पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। अब यूरोप की कंपनी इंडिया की टेरिटरी के अंदर अगर पैसा प्रोड्यूस कर रही है, कोई गुड्स बना रही है, तो फायदा तो वो बाहर भेज रही है, हमें क्या फायदा उसका? तो मतलब जीडीपी अच्छी तरह से हमें इंडिया की ग्रोथ नहीं बताती है एज अ कंट्री, मतलब इंडिया के लोगों की ग्रोथ नहीं बताती है। ठीक है, ये तो एरिया वाला कंसेप्ट हो गया। तो हमने एक और कंसेप्ट लगाया जीएनपी का। किसका कंसेप्ट लगाया है? जीएनपी। जीएनपी क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये क्या बताती है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है जीडीपी, मतलब इंडिया की टेरिटरी के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही है, प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब समझो ध्यान से। ठीक है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड में क्या आएगा? फॉर एग्जांपल कोई बाहर की कंट्रीज हैं, जो बाहर की कंपनीज हैं जो इंडिया में लगी हुई हैं, उसका पैसा बाहर जाएगा, तो हमने इसमें से माइनस करना है। और जो इंडिया की कंपनीज बाहर से पैसा कमा के ला रही हैं, वो ऐड करना है। इस बेसिकली ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें हम इंडिया के लोगों का पैसा देख रहे हैं। क्योंकि जो बाहर की कंपनीज इंडिया में पैसा कमा रही है वो तो जीडीपी में आ रहा है, बट वो हमारे काम का तो नहीं ना है।
तो बेसिकली जीएनपी एग्जैक्ट है, क्योंकि जीएनपी में क्या होता है, वो पैसा आता है सिर्फ जो इंडिया के लोग कमा रहे हैं, क्योंकि इसमें से हम जो बाहर की कंपनी, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है कि जो ओवरऑल इनकम हमें बाहर से आती है, मतलब जो बाहर के लोग इधर से इनकम कमा रहे हैं हम उसको माइनस करेंगे और जो बाहर से हम कमा रहे हैं उसको प्लस करेंगे जब जीडीपी में, तो वो हमारा क्या बन जाता है, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, अब इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सॉरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड आएगा, नेट तो निकाल दिया तो वो तो एग्जैक्ट हो गया ना। तो अगर इसी तरह जब आपका जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें, क्योंकि आपको पता है कोई भी आप दुकान से, फॉर एग्जांपल आप दुकान से कार खरीदते हो तो टाइम के साथ उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, तो जो भी आपकी कंपनी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, जो भी, इनकी भी तो एसेट की वैल्यू कम होती जाए, तो इसको माइनस करना होता है हर साल। तो एनएनपी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इस जीएनपी में से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, वो क्या बन जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, अब इसी को हमारी नेशनल इनकम बोलते हैं। आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी आंसर दोगे कि जो हमारी नेशनल इनकम है, देश की इनकम है, वो एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट होती है, आपको पता है, बट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होती है या नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होती है, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया भी था, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे। अब क्वेश्चन ये था कि हमारी कंट्री में जीडीपी कैलकुलेट कौन करता है, तो हमारी कंट्री में जीडीपी को कैलकुलेट काम करने का काम कौन करता है, ना आरबीआई है, ना इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ये काम कर। देखो पहले क्या होता था, एक ऑफिस होता था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एक होता था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों को मिलकर एक ऑफिस बनाया नेशनल कौन सा, स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इन दोनों को मर्ज करके, और इसी का काम है, ये क्या कैलकुलेट करता है, ये जीडीपी कैलकुलेट करता है, ये याद कर लेना। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मॉस्पी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर ये आता है। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन रह गए, मे भी टाइम लग जाएगा, बट अच्छे से पढ़ लेंगे, इकॉनमी है, इंपॉर्टेंट है, अब क्यों नेक्स्ट के लिए रखना है, 26 क्वेश्चन है, कवर कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, द टैक्स इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटीज नोन है। यार ये तो मैंने आपको बता दिया, जब आप किसी चीज़ को इम्पोर्ट खरीदते हो या एक्सपोर्ट करते हो बाहर वाली कंट्रीज के साथ, उस टैक्स को क्या बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज, वैल्यू एडिड टैक्स, जीएसटी। देखो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है जो इंडिया के अंदर ही जो हो रहा है उस पर चलता है। वैल्यू एडिड टैक्स, फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपये की चीज़ ली, फिर आप मतलब आपने आटा लिया 100 रुपये का, आपने फिर इसकी बेकरी बनाई 150 की बेची, तो ये जो 50 रुपये एक्स्ट्रा ऐड हो इस पर टैक्स लगा। फिर बेकरी बेचने का, बेकरी के बाद एक रेस्टोरेंट में उसको अच्छे से सजा के भेजा, इनमें 50 रुपये और ऐड कर, इस पर भी टैक्स लगा। तो ये हर वैल्यू पे जो टैक्स लग रहा है दैट इज नोन एज वैल्यू एडिड टैक्स, ये भी जीएसटी के अंदर आ गया। एक्साइज ड्यूटी मतलब जो आप चीज़ मैन्युफैक्चर करते थे उसके ऊपर टैक्स लगता था, ये भी क्या है, अभी जीएसटी के अंदर आ गया। कस्टम ड्यूटी होता है कि जब आप इंडिया से बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है दैट इज नोन एज कस्टम ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है, कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वैल्यू एडिड टैक्स जो है वो प्रोडक्शन के बाद सेल तक के बीच में जो हर बार वैल्यू ऐड हो रही है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है। पहले ये बार बार वैल्यू एड टैक्स लगता है, इसको हटा के हमने क्या लगाया था, जीएसटी लाया था। ठीक है, जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये आपको पहले ही पता है। नेक्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ मनी ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, महंगाई के टाइम में मनी की वैल्यू क्या होगी। यार सिंपल क्वेश्चन है, इकोनॉमी रटनी थोड़ी होती है यार, दिमाग लगाओ। देखो क्या कह रहा है कि मनी की वैल्यू क्या होगी इन्फ्लेशन, महंगाई है। पहले ज़माने में बोलते थे ना, मेरे पेरेंट्स जैसे आपके सबके पेरेंट्स बोलते हैं 50 रुपये में इतना कुछ आ जा रहा था। क्यों? क्योंकि महंगाई तब कम थी तो पैसे की वैल्यू ज़्यादा थी। अब महंगाई बढ़ गई है, पैसे की वैल्यू कम हो गई है। पहले 500 रुपये में बहुत कुछ बन जाता था, आजकल 5000 रुपये में भी कुछ नहीं बनता। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब महंगाई होती है ना, जब इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो मनी की वैल्यू कम हो जाती है, क्या हो जाती है, डिक्रीज। ठीक है, पहले महंगाई, यार पहले आपको 20 रुपये किलो आलू मिल रहे थे, महंगाई हुई, आलू 50 रुपये किलो चलेगी, तो भाई आपके तो 50 रुपये किलो चलेगी। ठीक है, तो भाई आपके रुपये की तो वैल्यू कम होगी। पहले जो चीज़ 20 रुपये की मिल रही थी वही सेम किलो चीज़ अब आपको 50 रुपये की मिल रही है, तो इसका मतलब आपकी वैल्यू जो है मनी की कम होगी। ये दिमाग से सोचने वाली चीज़ें यार, यहाँ तो पढ़ने का भी कंसेप्ट नहीं है, अगर दिमाग लगा के चलोगे, टर्मिनोलॉजी समझ होगी तो काम बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, Which committee gave suggestion regarding further strengthening the structure of regional rural banks by amending their organization and function? तो कौन सी कमेटी ने बोला था कि बेसिकली रीजनल रूरल बैंक्स को हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो उसके लिए जो है ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शंस को इसके इंप्रूव करना है। ये कौन सी कमेटी ने बोला था, ये हमें बताना है। ठीक है, कौन सी कमेटी ने बोला था, शिवरमन जो सिंह कमेटी है, दंतवाला, नरसिम्हन या केलकर, ये दंतवाला कमेटी ने बोला था। देखो दंतवाला कमेटी ने बहुत सारी चीज़ें दी थी। दंतवाला कमेटी जो है बेसिकली ब्लॉक प्लानिंग के, ब्लॉक एरिया में प्लानिंग कैसे होगी उसके बारे में बात करते हैं, बट इसके अंडर रीजनल रूरल बैंक जो हैं किस तरह से बनेंगे, कैसे क्रेडिट फैसिलिटी रूरल एरियाज़ में, रीजनल रूरल बैंक मतलब रूरल एरियाज़ में बैंक जो है हम स्टार्ट करेंगे पिछड़े इलाकों में, तो उसके बारे में इसने बोला। तो दंतवाला कमेटी को याद रखना है। ठीक है, जो हमारी नरसिम्हन कमेटी है ना, इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को, जो 1991 में जब रिफॉर्म आया था उस टाइम में जो इंडिया के बैंकिंग सिस्टम है
उसमें कैसे रिफॉर्म लाया जा सके उसके लिए नरसिम्हन कमेटी थी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी है, दंतवाला से ज़्यादा भी ये पूछी है, ठीक है। केलकर कमेटी कौन सी थी? केलकर कमेटी जो है इंडिया में जो टैक्स सिस्टम जो है उसको स्टडी करने के लिए 2002 में बनाई गई थी। टैक्स सिस्टम कैसा है इंडिया में उसको स्टडी करो, उसमें रिफॉर्म लाने के लिए केलकर जो हमारी कमेटी है ये बनाई गई थी। ये पॉइंट भी आप याद कर सकते हो। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22, विच इमेज इज ऑन द बैक ऑफ ₹20 नोट ऑफ महात्मा गांधी न्यूज से। देखो अब पता क्या हुआ था, ये क्वेश्चन वैसे तो पुराना है, जब ये नए नोट आए थे ना तो तब इन पे ऐसा पूछा गया था कि इस सीरीज के ऊपर क्या हमारा कौन सा आर्किटेक्चर ये वो बना हुआ, तो उसके मतलब ₹20 के नोट के ऊपर कि कौन सा आर्किटेक्चर, गांधी जी तो है ही है, उसके साथ कौन सा आर्किटेक्चर है। ₹20 के नोट के ऊपर हमारा रेड फोर्ट है, हमारा इलोरा केव है, सांची स्तूपा है, रानी की वाव है, तो कौन सा है? ₹20 के नोट के ऊपर हमारी इलोरा केव है, ठीक है। अब देखो ऐसे 50 के नोट पे क्या है, 100 के नोट, अब ये क्वेश्चन नहीं आ रहे, पहले आते थे इसलिए यहाँ पर मैंने डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेशन। हाँ, आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हो तो इनमें से कौन सा मेथड उसको कैलकुलेट करने का नहीं है? बैंकिंग मेथड, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्ट या इनकम मेथड। तो कौन सा मेथड नहीं है? देखो बैंकिंग मेथड नहीं होता, 3 मेथड होते हैं नेशन इनकम को कैलकुलेट करने के। आपकी नेशन की इनकम कितनी है उसको कैलकुलेट करने के 3 मेथड, इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। वैसे तो ये सारा मैंने आपको पढ़ाया हुआ, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ इन शॉर्ट, नेशनल इनकम वाले लेक्चर में जाना कवर हो जाएगा। इनकम मेथड में पता क्या होता था, देखो आपको 4 चीज़ें चाहिए होती किसी भी कंपनी को चलाने के लिए। क्या चाहिए होती है? एक चाहिए होती लैंड, एक चाहिए होती लेबर, ठीक है, एक चाहिए होता कैपिटल, पैसा चाहिए, ठीक है, और एक एंटरप्रेन्योर चाहिए ना भाई, जो बंदा रिस्क उठाएगा, ठीक है। तो लैंड जो है, जो बंदा लैंड दे रहा है, लैंड के लिए आपको क्या देना है? लैंड के लिए आपको लैंड का रेंट देना है, लेबर को आपने वेजेस देने, ठीक है, और कैपिटल जो पैसा लगा रहा है उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, जो पैसा लगा है उसको हर महीने इंटरेस्ट साल के हिसाब से दोगे, और जो एंटरप्रेन्योर है जो रिस्क उठाएगा उसको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि रिस्क है तो प्रॉफिट है, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, जितने भी इंडिया में कंपनीज चल रहे हैं उन सबके ये रेंट वेजेस जो मिल रहे हैं, जो रेंट है या वेजेस है, प्रॉफिट है, ये सारा इनको ऐड कर लूँ तो उस मेथड से अगर मैं कैलकुलेट करूँ जीडीपी, मतलब फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम, तो उसको बोलते हैं इनकम मेथड, ठीक है। तो मतलब रेंट, वेजेस, प्रॉफिट और इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इस फैक्टर चलाने के लिए मैं यही मेन चार चीज़ें चाहिए, और इन्हीं को ऐड करके अगर मैं इनकम निकालना चाहूँ कंट्री की तो उसको बोलेंगे इनकम मेथड, ठीक है। दिस इज क्लियर। सेकेंड है एक्सपेंडिचर, जितना भी खर्चा कर रहे हैं सारे, फॉर एग्जांपल अगर कोई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करे, इसमें तीन चार चीज़ें, एक तो जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, कोई भी प्राइवेट कंपनी इन्वेस्ट करिए वो ऐड करें, प्लस जो कंजम्पशन जो लोग खरीद रहे हैं वो जो खर्चा करें वो ऐड करें, प्लस गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर वो ऐड करें, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट अगर मैं इसमें ले लूँ, तो इस वजह से जो खर्चा अगर मैं सबका ले लूँ उस बेसिस में इनकम कैलकुलेट करता हूँ, डैट इज नोन है एक्सपेंडिचर मैथड। तो ये दोनों आपको आई होप समझ आ गए। अब तीसरा प्रोडक्शन मैथड। प्रोडक्शन में होता है कि मतलब इसको वैल्यू एडिड मैथड भी कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट मैथड जिसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने चीज़ ली 100 रुपये की, जो जैसे मैं वैल्यू एडिड टैक्स बना रहा था, वीट लिया आपने, फिर 150 का बेचा, फिर यहाँ पर 50 रुपये जो है बेसिकली इसने एक्स्ट्रा लगाई। अगर यही जो वैल्यू जो ऐड हो रही है हर स्टेप में, अगर मैं इसको जितनी वैल्यू ऐड हो रही है इसके बेसिस में इनकम को कैलकुलेट करूँ, उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट मैथड। तो 3 मैथड है हमारे पास जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्ट और इनकम मैथड। इनकम मैथड में हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस में बताते हैं, वेजेस के, इंटरेस्ट के, हमारा प्रॉफिट हो गया, इन सब चीज़ों के बेसिस में हम बताते हैं, और एक्सपेंडिचर खर्चा जो सारे करते हैं, और प्रोडक्ट मेथड में मैंने आपको बता दिया जो वैल्यू। देखो अगर यहाँ पर मुझे पता आपको नहीं समझ आया होगा तो आप वो वीडियो देख लेना, क्योंकि वहाँ पर मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन रह गए, अच्छे से यहाँ पर कंसंट्रेशन से पढ़ो, इसको भी कवर कर लेंगे और काम खत्म करेंगे। इफ देयर इज अ फॉल इन द डिमांड ऑफ अ गुड, द इक्विलिब्रियम प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू। ये क्वेश्चन होमवर्क है, इसमें दिमाग लगाना कि ये क्वेश्चन समझने वाला क्वेश्चन है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये समझने वाला क्वेश्चन है कि अगर किसी चीज़ की डिमांड जो है, किसी चीज़ की डिमांड कम हो रही है तो उसके इक्विलिब्रियम प्राइस में क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल बता ही देता हूँ यार, ये आपका प्राइस है, ये आपकी क्वांटिटी है। एक चीज़ यहाँ पर पहले ध्यान से, चलो अच्छे से पढ़ते हैं यार, अच्छे से पढ़ते हैं, ऐसे नहीं जाऊँगा, समझा के जाऊँगा, मैं भी यही कल क्वेश्चन आ जाए फिर मुझे रिग्रेट होगा मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाया। ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी, ये अब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ मैं डिमांड का, अच्छे से समझना, डिमांड सप्लाई पे क्वेश्चन आता है। ये आ गया प्राइस, ये आ गया क्वांटिटी, ठीक है, ये आ गया आपका सप्लाई वाला कर्व, ठीक है। अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, और प्राइस जैसे जैसे कम होता जाएगा डिमांड बढ़ती, तो इस तरह से ग्राफ आता है। अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई क्या होगी, सप्लाई कम होगी, सॉरी, प्राइस कम है तो सप्लाई कम होगी, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा सप्लाई बढ़ती। भाई आप यहाँ पर दुकानदार बन जाओ, ऐसे समझना होता है, यहाँ पर आप कंज्यूमर बन जाओ, ठीक है।
अगर मेरे को सामान, भाई अभी मैं हूँ कंज्यूमर, मतलब मेरे को क्या लेना है, मेरे को अपने लेना है, मेरे को चांप खानी है, ठीक है, ठीक है, चांप खानी है। अगर चांप का प्राइस ज़्यादा है, मेरे पास पैसे कम है, तो मेरी डिमांड कम होगी। तो जैसे जैसे चांप का प्राइस कम होता जाएगा मैं डिमांड करूँगा, ठीक है, डिमांड उसकी बढ़ती शुरू हो जाएगी। अब सोचो शॉपकीपर के हिसाब से, शॉपकीपर क्या चाहेगा, शॉपकीपर को तो ज़्यादा पैसे में फ़ायदा है, जितने ज़्यादा महंगी चीज़ बिकेगी शॉपकीपर को उसी में फ़ायदा है। तो शॉपकीपर अगर प्राइस कम होगा तो उस चीज़ की सप्लाई कम करेगा, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो वो तो चाहेगा यार महंगी महंगी बिक रही है चांप, तो मैं तो और चांप बनाऊँ, ठीक है, तो वो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो वो सप्लाई बढ़ेगा। तो आपस में बेसिकली ये जो तो कर्व्स है ना, सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व, ये दोनों आपस में जिस पॉइंट में मिलती हैं उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब समझ आया क्वेश्चन क्या था, इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कर्व। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या था आपका। क्वेश्चन आपका कहता है इफ देयर इज अ फॉल इन द डिमांड ऑफ द गुड, अगर किसी गुड की डिमांड कम हो जाती है, अगर किसी गुड की डिमांड जो है, डिमांड कम हो जाती है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू, तो इक्विलिब्रियम प्राइस में क्या फर्क आएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस गिरेगा, ना गिरेगा ना बढ़ेगा, पहले राइज होगा देन गिरेगा देन राइज। देखो यार, अगर ये है डिमांड वाली, ये है सप्लाई वाली, ये बोला डिमांड कम होगी, मतलब ये इधर चलेगी, डिमांड कम होगी तो कम ही होगी ना, तो डिमांड कम होगी। अब नया इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सा आ गया, ये वाला। पहला इक्विलिब्रियम प्राइस ऊपर था, अब ये कम है, तो मतलब ये फॉल हो गया ना, ये क्या हो गया, फॉल। अगर इस तरफ बनता है इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाता तो हम बोलते हैं राइट, ये तो कम हो गया ना भाई, उसने बोला डिमांड कम हो गई है, डिमांड कम हो गई है तो ये ग्राफ इस तरफ चला गया, तो बेसिकली ये फॉल हो गया, तो इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा कम हो गया। इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस होता है जहां पर डिमांड और सप्लाई आपस में एग्जैक्टली मैच होते हैं, ठीक है। I hope this question is clear to you. And the last question for today's lecture is GDP plus net factor income from abroad. भाई ये बता दिया आपको यार, क्या होता है GDP plus net factor income from abroad, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या होता है। ये कोई डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हो रही है, GDP में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ले रहे हैं, मतलब हमारे लोगों का पैसा, हमारे लोगों का पैसा, तो वो क्या होता है, NDP, डेप्रिसिएशन, GNP। इसमें दो क्वेश्चन दिए, एक तो ये क्वेश्चन होमवर्क दिए, तो पढ़ाई दिया हुआ है, एक और क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया हुआ है कि जो हमारी नेशनल इनकम होती है वो NNP फैक्टर कॉस्ट होती है, मार्केट प्राइस होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। ये सेशन 1 घंटे का हो गया, इंडियन इकोनॉमी में अच्छे से मेहनत करके पढ़ाया आपको, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मैं आपके लिए बहुत डिमांड इसकी भी है कि जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स जो हैं, सॉरी करंट अफेयर्स की या स्टैटिक पोर्शन जो है उस पर एक MCQ हम रिवीजन सेशन हो तो मैं उसको लाने की कोशिश करूंगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना, 1-2 दिन बच गए, सैटरडे को तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि संडे को आपका एग्जाम है, तो फ्राइडे तक ही पढ़ाऊंगा। 2 दिन आपके पास हैं, 2 सेशन में आएंगे, अब आप डिसाइड कर लेना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपका इंडियन इकॉनमी में बहुत ज़्यादा था तो मैंने वो बता दिया, ले आया। उसके बाद अब वापस एक बार और याद करवा दूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हो, उसको जरूर ज्वाइन करना, अभी सारे ज्वाइन कर लेना, एटलीस्ट मुझे पता चले कि कितने अल्टरनेट काम भी करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम का कोई भरोसा नहीं है, फिर मैं उसी हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन और कोई भी अपडेट आती है वो वगैरह वहीं पर शेयर करता रहूँगा, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से प्रिपेयर करो, आंसर डाल के PDF टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे हम। पटवारी का मॉक टेस्ट आप क्या ही दोगे, 2-3 दिन बचे तो रहने दो टेस्ट को, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे। एंड सेकंड थिंग इज डैट जो भी आपके JKP कांस्टेबल के बच्चे हैं 10 सितंबर से मैं उनकी क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। टेलीग्राम पे मैंने एक वो टेम्पलेट सा बनाया था, उसको शेयर करना यार टुवर्ड्स योर फ्रेंड। अब करते हो नहीं करते हो आई डोंट नो, बट किया करो, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।